पीछे कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, और साथ में मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ा चुका। अपने फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट हुआ है, और अब उसके बेस पर अपन जो बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेरी नज़र में मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, या ये मान लें आपकी तरफ से वो हार्ड लगे, उनको मैं कुछ को एक्सप्लेन करूँगा। जो छोड़ दिए जाए वो न्यूमेरिकल्स आप खुद कर लेंगे, और जब टाइम मिलेगा अपन उनको चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट, सबसे पहले अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें से मैं आपको सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल करने जाते हैं ना, तो बेटा न्यूमेरिकल की एक स्पेशली आदत बना लो आप कि आप हर चैप्टर के जो फॉर्मूले छोटे बड़े या कोई फिनोमिना जो न्यूमेरिकल में काम आ सकती है उसको अलग पेज पर लिख लें और वो याद करें, वो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल्स, अब भी जितने मैंने टॉपिक पढ़ाए उनमें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स न्यूमेरिकल्स के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ फॉर्मूले। जैसे पहला फॉर्मूला मैंने लिखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे आगे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। Q का मतलब चार्ज, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। डिटेल से मैंने आपको ये बता रखा है। नेक्स्ट मैंने एक फिनोमिना लिखी जो आपको पीछे के एक्सरसाइज में काफी जगह काम में आएगी, चार्जिंग बाय कांटेक्ट वाली। यानी जब दो कंडक्टर हैं, एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, आप उनको कांटेक्ट में लाते हो तो चार्ज वाले की वजह से अनचार्ज भी चार्ज हो जाता है। और इस फिनोमिना में मैंने आपको समझाया था कि चार्ज वाले के पास अगर 2 कूलम चार्ज है और इसके पास इनिशियली 0 कूलम था, तो टच करोगे तो ये चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और वापस जब आप उठाओगे इक्विलिब्रियम में आने के बाद तो 1 कूलम इसके पास रहेगा और 1 कूलम इसके पास। यानी जो इनिशियली टोटल चार्ज था उसका जस्ट हाफ दोनों पर हो जाएगा। और अगर ये दोनों चार्ज है, एक 5 कूलम से चार्ज है, एक 2 कूलम से चार्ज है, फिर भी मैं दोनों को अगर कॉन्टैक्ट में लाता हूं तो टोटल कितना हो गया, 7 कूलम। तो जब आप दोनों को टच करके वापस अलग करोगे तो भी दोनों के ऊपर जो चार्ज है टोटल 7 कूलम का हाफ चार्ज हो जाएगा। ये मैंने लिखी है, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वल ऑन बोथ कंडक्टर्स। जिनको आप कॉन्टैक्ट में लाते हो उन पर इक्वल दोनों कंडक्टर पर बढ़ जाता है, एंड ईच कंडक्टर गेट जस्ट हाफ चार्ज। और हर कंडक्टर उनमें से जस्ट हाफ चार्ज गेट करता है, किसका, तो टोटल चार्ज ऑफ बोथ कंडक्टर, जो दोनों का जो टोटल चार्ज था उसका जस्ट हाफ दोनों का वो ऑब्टेन करेगा। ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। और थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी अपन ने पढ़ा है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए दो चार्जों के बीच में फॉर्मूला पढ़ा अपने 1/4πε0। ये आपके कूलम्स कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। Q1 Q2 जो दो चार्ज होंगे बटे में r² जो दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस रहेगी। ये तब लगेगा जब वैक्यूम में चार्ज रखे होंगे। अगर मीडियम में रखा होगा तो मैंने बताया था यहाँ मीडियम का डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमेबिलिटी नीचे आ जाएगी। इन सब के बेस पर मैंने पहला एक क्वेश्चन लिखा आपको समझाने के लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज जो कि 1 कूलम का है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर स्टोर रखता है, तब उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आता है। ये हमें निकालना है। या हम ये कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर जाकर, किसी मैटर पर जाकर उसे 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करवा सकता है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों न्यूट्रल है, बट इसमें मैं कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाए, 1 कूलम आ जाए। या अमाउंट से ले रहे हैं हम, नेचर की बात नहीं कर रहे। तो मैंने लिखा यहाँ पे, आपको गिवन सबसे पहले लिख लें तो हमें समझ में आ जाएगा। हमें चार्ज दे रखा है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितना दे रखा है 1 कूलम। तो बेटा मैंने 1 कूलम लिख दिया। क्या डिटरमाइन करना है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने टू डिटरमाइन में क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। ये मेरे को डिटरमाइन करना है। मैंने क्या देखा, मेरे को गिवन क्या था, मेरे को क्या डिटरमाइन करना है, मैंने जो अभी तक पढ़ा उसके बेस पर इन दोनों को ध्यान में रखकर फॉर्मूले ढूंढे। तो मेरे को पहला ही फॉर्मूला मिल गया, Q इज इक्वल टू Ne। ये नेचर के लिए होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होने के कारण, जैसे डोनेट या सेट करने के कारण मेनली फॉर्मूला आप Q इज इक्वल टू Ne यूज कर सकते हो। तो हमने क्या कहा, क्योंकि संख्या वैसे भी क्या होती है, पॉजिटिव लगती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस के तो होंगे 1 2 3, या -1 -2 नहीं हो सकते डिजिट्स, इसीलिए अपन केवल प्लस में लेकर फॉर्मूला लिख रहे हैं। Q इज इक्वल टू कितना लिखा मैंने, N इंटू E।
क्या कैलकुलेट, यहाँ देखो Q मेरे को दे रखा है, N कैलकुलेट करना है, दिक्कत कौन कर रहा है? E मैंने साथ में लिख भी दिया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। E क्या है मैंने लिख दिया है, E इज एलिमेंट्री चार्ज विच वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये की वैल्यू है। तो देन मैंने फॉर्मूला लगाया वापस ही, Q इज इक्वल टू NE, Q की जगह मैंने कितना रखा, जो गिवन वैल्यू है कितनी दे रखी है 1, इज इक्वल टू N मेरे को डिटरमाइन करना है, E की जगह कितनी वैल्यू रखी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब मेरे को N निकालना है, तो मैंने N इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आया बेटा बटे में, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो गया बेटा। माइनस पावर में जो होती है 10 की पावर माइनस 19, बेटा मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये आपके पावर रिलेशन 11th क्लास में पढ़ाए हुए हैं। तो n इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 19/1.6। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगा। कैसे है, 10 की पावर 19 को मैं 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख लूँ, और अपॉन 1.6 का 10 में डिवाइड दूंगा तो ये डिजिट आ जाएगी, इंटू 10 की पावर 18। क्या यहाँ पे कोई यूनिट लगेगा? नहीं लगेगा, यूनिट लेस, क्योंकि हमें पता है नंबर संख्या, जैसे कितने आदमी थे, मान लो 100 आदमी थे, कितनी साइकिलें खड़ी थी, 1000 साइकिलें खड़ी थी, तो ये मतलब डिजिट्स होती है, इनके आगे बेटा कोई यूनिट नहीं लगती कि भाई 100 किलो, ऐसे नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो डिजिट है, तो यूनिट लेस होगी, संख्या थी वो। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलके, और कितना चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं, 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप वो कर देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लैंग्वेज वही रहेगी, आपको चार्ज Q इज इक्वल टू 1 नैनो कूलम में, और दूसरा 1 इज माइक्रो कूलम में। अगर इतना चार्ज प्रोवाइड करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी, ये आप कर देख सकते हैं। 1 माइक्रो कूलम में और 1 नैनो कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैरी 1 कूलम की जगह 1 नैनो कूलम ऑफ चार्ज, या फिर 1 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज। नैनो माइक्रो डिजिट मेरी पीछे आपको बताई हुई है, आप उनसे देखकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में देखो आपने क्या है, ये एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक के, वो बता रहा हूँ आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन पढ़िए पहले। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड so much that its mass increases by 9.1 small ng का मतलब है यहाँ पे नैनोग्राम। देन क्वेश्चन समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट को इतना चार्ज किया जाता है कि उसका मास इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है, 9.1 नैनोग्राम। मतलब अगर वो पहले 1 ग्राम की थी तो अब 1 ग्राम से ज्यादा हो गई, 9.1 नैनोग्राम और ज्यादा हो गई। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट का वजन तोल रहा हूँ, 1 किलो की है, उसके अंदर मैं मान लो थोड़ा सा और रख दूं तो 1 किलो से ज्यादा हो जाएगा, 1 किलोग्राम से ज्यादा हो गई ना। वैसे इसका मास बढ़ गया, कितना बढ़ गया है, 9.1 नैनोग्राम। क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसमें 2 चीजें आपको दे रखी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, ऐसा अगर होता है तो ऑब्जेक्ट को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के पास कितना चार्ज गया और उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आप कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपको मैंने शुरू के टॉपिकों में एक बात बताई थी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं और चार्ज के दौरान अगर हम उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए वो चार्ज तो होगी और एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए चार्ज भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बट उसका मास भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मास का पार्टिकल है। ये बात अलग है कि उसका मास बहुत कम होता है, बट है कैसा पार्टिकल, मास का पार्टिकल। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका मास बढ़ गया है, कितने के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 10 ले लिए तो भी मास इंक्रीज हो गया है, कितने के बराबर, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसका मास कितना इंक्रीज हुआ, मैंने लिखा चेंज इन मास, डेल्टा एन इज इक्वल टू 9.1 नैनोग्राम। चेंज का मतलब तो डिक्रीज भी होता है, बट मैंने आगे लिख लिया इंक्रीजेस, यानी ये मास चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा 1 नैनोग्राम को मैं ग्राम में चेंज करूंगा तो 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई भी लगाऊंगा, और फिर ऐसा यूनिट में लाने के लिए ग्राम को मैंने किलोग्राम में चेंज किया तो 10 की पावर -3 साथ में लग गई। तो टोटल जो इंक्रीज मास में आया
वो अपने पास आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻9 और 3 माइनस का 12 kg। इतना मास उस ऑब्जेक्ट का बढ़ गया। फिर से रिपीट करो, आप ये बात बताओ मेरे को, आप इसे समझो एक ट्रक लोड हो रहा था, उस ट्रक में मैंने 10 बोरी डाली, 10 बोरी डालने पर उसका जो वजन हो गया वो 1 टन हो गया, यानी ये मान के चले 10 क्विंटल हो गया। फिर मैंने एक बोरी और डाली, कितना हो गया 11 क्विंटल। फिर एक और डाली 12 क्विंटल। मैं बोलूँ उसका 100 क्विंटल वजन होने में कितनी बोरियां आई, तो 100 क्विंटल, क्योंकि एक बोरी का वजन कितना है 1 क्विंटल। तो ये बात यहाँ समझें, अब उसका मास इतना बढ़ गया है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन जाने के कारण। एक इलेक्ट्रॉन जाने से कितना मास बढ़ता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास, जिसको मैं एम से नोट कर रहा हूं, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यानी अगर वो ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लाद लेती है तो उसका वजन 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंक्रीज हो जाएगा। 2 लाद लेगी तो इसको 2 से, 3 लाद लेगी तो 3 से। अगर n इलेक्ट्रॉन गए तो ऑब्जेक्ट का मास कितना बढ़ा, तो मैंने यह लिखा सपोज n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से उसका मास डेल्टा m बढ़ता है। हम क्या लिख रहे हैं, सपोज due to n electrons mass will be increases by delta m, so delta m is equal to n into mv। क्या ये रिलेशन आपको समझ में आया। मैंने क्या कहा कि सपोज ड्यू टू, ये देखो क्या लिखा है मैंने, n इलेक्ट्रॉन के कारण ऑब्जेक्ट का मास कितना बढ़ रहा है, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी हुई, n, इतने इलेक्ट्रॉन लिए इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो हमने देखो यहाँ से क्या लिखा, डेल्टा एम की जगह 9.1 इंटू 10⁻⁻12, n की वैल्यू निकालनी है 9.1 इंटू 10⁻30। आप बताओ, आप इजीली n निकाल सकते हो। n इज इक्वल टू आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻12, इसको बट्टे में लाऊंगा तो आ जाएगा यहाँ पे बेटा मेरे पास 9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 कैंसिल हो गया। अब आप देखो कितना आएगा, यहाँ से 10⁻31 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10⁻31 और 10⁻12, तो पावर ऐड होगी तो कितना आ जाएगा 10⁻31 में से 12 घटाओ तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 की पावर देखो माइनस का कितना है 12 और प्लस का कितना आ जाएगा 31। इस टाइप से अपने पास आ जाएगा ये। तो हमारे पास कितना बच जाएगा 10 की पावर प्लस 19, यानी आपका ऑब्जेक्ट का मास 9.1 नैनोग्राम बढ़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करने चाहिए। तो आंसर आया उसको 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। समझ में आई बेटा। तो मैंने ये बात यहाँ पे समझाई, इस प्रकार से अपन ये निकालेंगे। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हम ध्यान देंगे। सेकंड पार्ट में दोबारा से अपन चलते हैं। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, यहाँ पे 10 की पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिए। तो अब ये तो फर्स्ट था, अब क्वेश्चन सेकंड में, तो जो सेकंड था उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ चार्ज। आपको पता है चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं Q इज इक्वल टू Na। कौन सा फॉर्मूला है ये, क्वांटाइजेशन, मैंने लिख रखा है ये क्वांटाइजेशन फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से चार्ज की वैल्यू निकलती है। हियर आपको गिवन है n इज इक्वल टू 10 की पावर 19 एंड E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, n की जगह 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब बताओ प्लस की 19 और माइनस की 19 कट जाएंगे, ये तो आपका पूरा किया। और चार्ज कितना आ जाएगा 1.6 कूलम। ये चार्ज पॉजिटिव टाइप का हो गया, नेगेटिव टाइप का। तो अभी मैंने शुरू में ही समझा दिया था, ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तभी मास बढ़ेगा। अगर ये कहता मास डिक्रीज हो रहा है तो क्या कहते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसने एक्सेप्ट किए हैं इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। तो आप यहाँ पे लिखोगे नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज का नेचर इज इक्वल टू नेगेटिव।
तीनों चीजों के आंसर दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको इतने चार्ज के इतना मास बढ़ाने के लिए 10⁻19। कितना चार्ज आ जाएगा ऐसे होने से 1.6 कूलम, और चार्ज का नेचर कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड एग्जांपल था। अब बेटा नेक्स्ट देखिए आप, एग्जांपल फर्स्ट सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड आप कर लेना, प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। एग्जांपल 1.4 देखिए आप क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले रखा है, और उनके बीच की डिस्टेंस दोनों के बीच की ये दे रखी है 5.3 × 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव नाम इसलिए देते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स की वैल्यू निकालो बिटवीन देम, जो उनके बीच में, और साथ में उस फोर्स को कंपेयर करो किससे, इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सिंपल सी बात है। आप एक बात देखो, यहाँ पे आपको ये चीजें यहाँ पे सारी दे रखी है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन है, ई का मतलब एलिमेंट्री चार्ज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का इक्वल होता है। क्वेश्चन ये आता है कि पहले आप एक बात समझे, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में इसने क्या कहा है कि यहाँ एक प्रोटॉन है और इससे कुछ दूरी पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और जो ये बीच की दूरी है आर, वो आपको दे रखी है 5.3 × 10⁻11 मीटर। मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको ये गिवन है। क्या क्या गिवन है कि यहाँ P का मतलब क्या है, प्रोटॉन, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5.3 × 10⁻11। P का मतलब मैं इसको क्या लिख दूं यहाँ पे, Q1 प्रोटॉन, Q1 यहाँ पे देखो P था, Q1 का मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का चार्ज है। यहाँ E था, यहाँ चार्ज कितना मान रहा है, Q2, और Q2 का मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट, हमने ये पढ़ा है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में, नेचर की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड में दोनों का बराबर होता है। कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो हेयर हम क्या लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू Q2, और उसको मैं Q मान लेता हूँ 1.6 × 10⁻19 कूलम, देन बाई कूलम्स लॉ। हमें पता है ऐसी कंडीशन में जब दो चार्ज V1 हो और उनके बीच में डिस्टेंस हो, तो हमें फोर्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए कूलम्स लॉ चाहिए 1/4πε0। क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन R²। बट मैं देखो क्या लिख रहा हूं हेयर, हमें पता है ये चीजें हमने पढ़ी है, ये Q1 इज इक्वल टू Q2, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 की जगह क्या लिखोगे 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R²। तो Q को Q से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q², और Q की वैल्यू आपके पास है वहां पे। सो F इज इक्वल टू, देखो बेटा 1/4πε0। अब आप बोलो सर आपने वैक्यूम क्यों मान लिया, जब तक कुछ भी ना कही हम वैक्यूम ही मानेंगे, चार्जों के बीच में एटम दे रखा है, साथ में अपना कुछ नहीं करता, अपन वैक्यूम मानते हैं। तो वैक्यूम में इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, तो इस वैल्यू का स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू देखिए आप कितनी है, आपको गिवन है, ये रही यार 5.3 × 10⁻11 का होल। R² था तो मैंने लिख दिया। हम इसको सोल्व करके देखो क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 1.6 इंटू 1.6, तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, 1.6 × 1.6 लिखेंगे यहाँ पे, तो 1.6 × 1.6 इंटू देखिए 10⁻19 माइनस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10⁻38 में 1.6 × 1.6 को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 1.6 × 1.6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2.56, ठीक है। तो 10⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10⁻38
38 अपॉन 5.3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 5.3 इंटू 5.3 और 10 की पावर -11 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -20। अब देखो आपके पास क्या क्या चीजें बच गई, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -38, ऊपर गया 10 की पावर प्लस का 22, तो 22 ऊपर गया तो प्लस का +9 पहले से है, तो 22 और 9 कितने हो गए प्लस का 31 या कितना है माइनस का 38 में से प्लस का 31 गया तो 10 की पावर कितनी बच गई -7, यानी हमारे पास लास्ट में जो डिजिट बच गई f = बच गई 9 इंटू 2.56 अपॉन 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। ये वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 2.56 अपॉन 5.3 इंटू 5.3 बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देंगे बटे में 2 बार है, और ये पावर्स का रिलेशन सोल्व करूंगा तो 10 की पावर -7 न्यूटन हमारे पास यहाँ बच जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ इन चार्जों के बीच में। अब यहाँ पे अगर हमें निकालना है दूसरा कि यहीं पे इन दोनों का आपको कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करो, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें F = मिलेगा 0.82 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। 9 इंटू 2.56 बटे 5.3 इंटू 5.3 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। नाउ हमें कौन सा फोर्स और निकालना है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका फॉर्मूला पढ़ने पड़ेगा F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 की जगह me इलेक्ट्रॉन का मास और m2 की जगह mp प्रोटॉन का मास। सो F = आ जाएगा, देखो G की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 दे रखा है बेटा, इंटू me 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू mp, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और बेटा बटे में क्या आ जाएगा r स्क्वायर। r आपको कितना दे रखा है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 का। आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर खोल दूं मैं, स्क्वायर का मतलब 5.3 इंटू 5.3 और 10 की पावर -11 का स्क्वायर का मतलब -22। अभी क्या था, पहले आप पावर्स को सोल्व कर लें। देखो बेटा -11 और -31 ऐड करो कितनी हो गई 31 और -11 होगी -42, 42 और -27 -69 पावर ऊपर हो गई। तो आप देखो इसे कैसे लिखोगे 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 अपॉन 5.3 इंटू 5.3 इंटू, अभी क्या बताया था मैंने 10 की पावर -69 ऊपर, 10 की पावर -22 नीचे, ऊपर गई तो ये प्लस क्यों जाएगी, यानी 69 में से 22 घटाओ आप, तो 69 में से 22 गए तो 20 गए तो ये बच गया 49 और 2 और गया तो माइनस का 47, यानी मैं इसको हटाता हूँ और इसकी जगह 10 की पावर -47 न्यूटन बच गया। और अब हम इसको यहाँ सोल्व कर लेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, इसको सोल्व। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10 की पावर -47 न्यूटन। देखो बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, और ऊपर हमारे पास अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर लिया था। इसने कहा कंपेयर करो दोनों को, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, केवल इसका अमाउंट चाहिएगा। तो नाउ फॉर कंपेयरिंग हमने क्या किया यहाँ से, सो हमने ये लिखा किस किस को, देखो किसको कह रहे, क्या क्या कह रहा है ये, द इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम एंड कंपेयर दिस फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने लिखा Fe अपॉन Fg। Fe कितना है 0.82 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन, नीचे वैल्यू देखो कितनी आई है अपने पास 3.6 इंटू 10 की पावर -47। कंपेयर करते हैं तो हम रेशियो निकाल देते हैं, हमने से 47 को ऊपर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 47, माइनस का 7 है, क्या जाएगा 0.82 अपॉन 3.6 इंटू 10 की पावर 40। आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो, जैसे मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ से 2 वर्ड जाएंगी, तो 82 इंटू 10 की पावर 38 और अपॉन 36 की पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 जाएगी,
बेटा हम ये डिवाइड दे देंगे, जो भी आएगा हमारा यहाँ पे रेशियो हो जाएगा, उसके आगे यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फोर्स का रेशियो रहेगा। 7 ये देखिए आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो ए पॉइंट चार्ज Q1 अमाउंट दे रखा है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आपको गिवन क्या क्या चीजें हमें दे रखा है वो मैं लिख रहा हूँ। गिवन Q1 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट पॉइंट ए 2 मीटर और 1 मीटर। ये जिस पॉइंट पर लोकेटेड है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, मतलब आप इनकी हेल्प से इसका पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। एंड अनदर पॉइंट चार्ज Q2, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है -5 माइक्रोकूलम अमाउंट है उसका, एट डी पे आपको दे रखा है -2 मीटर और 4 मीटर, यानी आप इसके कोऑर्डिनेट से इसका पोजीशन वेक्टर बना सकते हो। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 पर जो Q1 फोर्स लगा रहा है वो निकालो। ये जो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताई थी उससे आपका सोल्व हो जाएगा। आपको दिख भी रहा है पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, पहले आप दोनों को देख लो। यहाँ पे मैंने Q1 रखा है, ये Q1 का एक पोजीशन वेक्टर हो गया R1, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स Q1 के दे रखे हैं 2 मीटर और कितना दे रखा है बेटा 1 मीटर। हमें पता है ये x की वैल्यू होती है बेटा, ये y की वैल्यू है, और पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये होता है R1 इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। दो ही है तो दो से आप पोजीशन वेक्टर बनाओ। R1 बनाओगे तो R1 के लिए x1 y1 लग जाएगा, और R1 बराबर देखो कितना है 2 आई कैप प्लस 1 मीटर है ना, तो y के लिए 1 जे कैप का मतलब जे कैप, दैट इज पोजीशन वेक्टर फॉर चार्ज Q1। नाउ दूसरे की बात करते हैं। दूसरा इससे कुछ दूरी पर यहाँ है Q2, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको B पॉइंट पर, ये A पॉइंट पर था, दे रखा है -2 मीटर और कितना दे रखा है 4 मीटर। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ, R2 इज इक्वल टू x2 लग जाएगा, x2 की जगह -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आप ध्यान रखेंगे इसका क्या आ गया यहाँ पे R2, और मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे हेयर R1 एंड वेक्टर R2 आर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। ये ध्यान रखेंगे R1 और R2 क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, कौन से चार्ज के Q1 और Q2 के। कैसे बनाए ये मैंने आपको 11th में समझा रखा है कि जब आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, जैसे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 2 मीटर और 1 मीटर, तो आप पोजीशन वेक्टर बनाते हो x आई कैप प्लस y जे कैप, या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलोगे तो x2 माइनस x1, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं 0 0, तो x माइनस 0 यानी 2 माइनस 0 तो 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 का मतलब 1 आ जाएगा। तो R1 R2 मैंने दोनों पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बनाने। अब पोजीशन वेक्टर चूंकि मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे, तो आपको जो फोर्स निकालना है वो देखो क्या है, यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा है इसमें, एक्सर्टेड बाय Q1, यानी Q1 के द्वारा लगने वाला है किस पर Q2 पर। तो याद करो मैंने समझाया था जो Q1 फोर्स लगाएगा ये लगा रहा है Q2 पर, तो फोर्स की ये डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, क्या नाम देंगे F21। Q1 पर खड़े हो Q2 की तरफ देख रहे हो तो आप इसको क्या नाम दोगे R21। हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, सो बाई कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ अपने पास क्या कहता है, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का जो डिस्टेंस है R21 मोड स्क्वायर डॉट R21 की कैप। बेटा यही था, क्लियर है आपको। अब पहले R21 की वैल्यू निकालो इक्वेशन नंबर 1। मैं यह लिखूंगा बाई ट्राइंगल सम रूल ऑफ वेक्टर का ट्राइंगल सम रूल पढ़ाया हमने उससे क्या देखा, देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है ट्राइंगल का सम रूल निकालेंगे अपन यहाँ से, तो हमें जो यहाँ से डायरेक्शन दिखाई दे रही है हम उसको ध्यान में देते हैं। और जो ये डायरेक्शन हमें दिख रही है बेटा, कि यहाँ से देखो आप R1 की डायरेक्शन देखो, R1 ये है, R21 ये है। अब दोनों के बीच में आप देखो कितना क्या आ रहा है, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में ना, देखो यहाँ से गए और यहाँ से यूं घूम गए, बताओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई सेम,
और यहाँ से योग घूमना चाहिए तो ऊपर जा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर यानी r2 वेक्टर इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन का r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर। तो यहाँ से मैं r21 वेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये हम यहाँ काम में ले लेंगे। r21 की जो वैल्यू मेरे को चाहिए ना उसमें मैं ये काम में ले लूंगा। एक चीज और काम में ले लूंगा, हम ये बात जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ये वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ वेक्टर आ जाएगा और यहाँ वेक्टर का क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से आप समझे इस चीज को, हम लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर की क्यूब, क्योंकि नीचे मोड आएगा और यहाँ लग जाएगा R21 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। ये ध्यान रखिए, कैप पर उठा के मैंने वेक्टर लिख दिया, तो वेक्टर लिख दिया तो नीचे मोड का क्या आ गया, क्यूब आ गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 को क्या लिख सकते हो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लेके मोड और उसकी होल क्यूब, और यहाँ क्या लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो आप सारी वैल्यू लिखो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, Q1 आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा 2 माइक्रोकूलम। अभी यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 माइक्रोकूलम जो हमें दे रखा था उसको हम कूलम में चेंज करते हैं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और माइनस 5 माइक्रोकूलम को माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम में हम कन्वर्ट कर लेंगे। या जो चेंज किया है वो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू कितना बेटा आगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, स्केल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा अपन चार्ज का, साइन साथ लेने की आवश्यकता नहीं है यार, अपॉन मोड लगाएंगे R2 वेक्टर, बेटा R2 वेक्टर ये है आपके पास, कितना है बेटा बताओ, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, माइनस R1 वेक्टर है तो कितना आ जाएगा बेटा 2i कैप प्लस j कैप, ये मोड लगा के क्यूब इंटू R2 माइनस R1, जो यहाँ आएगा वो मैं ये ही चीज यहाँ आ जाएगी, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप, ये मैं यहाँ लिख दूंगा। इस टाइप से हमें ये लिखना पड़ेगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, इधर से चूंकि मैं आपको समझा चुका तो मैं यहाँ से वापस एक बार मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें काम में आ चुकी थी। तो अब देखो वहां से कितना आ जाएगा बेटा, आप इसको सोचो, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 19 इंटू 10 की पावर 9, 6 और 6 12, 12 में से 19 गया तो 10 की पावर माइनस 3 अपॉन, देखो बेटा इसको खोलो मोड को, कितना है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, बेटा ये 4j कैप, या माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2i कैप माइनस j कैप, माइनस माइनस दोनों से होगा ना, मोड लगा के क्यूब कर देंगे, और ये चीज बेटा यहाँ आ जाएगी माइनस 2i और ये माइनस जाएगा तो माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप, ये चीज मैंने क्या लिखी, ब्रैकेट खोल दिया, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस 4i कैप, 4j में से एक दी गया तो कितना बच गया प्लस का 3j कैप, मोड निकाल के क्यूब कर देंगे और यहाँ क्या बच जाएगा 2i और 2i माइनस का 4i और 4j में से 1j गया तो प्लस का 3j, ये बच गया। नीचे मेरे को मोड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर आपके पास कोई वेक्टर ये है xi कैप प्लस yj कैप, तो आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बताओ ये तरीका होता है। तो रूट आई के साथ जो x है तो ये i के साथ -4 है तो -4 का स्क्वायर, प्लस जो यहाँ j के साथ y है तो j के साथ 3 है तो बेटा 3 का स्क्वायर, ये मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट किया मैंने 25 का कितना आ गया 5,
यानी इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने निकाल दिया, कितना आ जाएगा 5, और इस मैग्नीट्यूड को मैं अब यहाँ पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 90 × 10⁻³ अपॉन 5 की क्यूब। और यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं है, ध्यान रखेंगे, देख लेना आप फॉर्मूले में वेक्टर ही है सीधा, मैग्नीट्यूड नहीं है तो हम इसको यूं ही लिखेंगे -4i प्लस 3j। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 90 × 10⁻³ 5 × 5 25 और फिर इंटू 5 तो 125 इंटू -4i प्लस 3j आगे लग जाएगा न्यूटन। ये आपके पास F21 की वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से। हम चाहे तो इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं, ये वेक्टर ऐसे कैसे साथ रहेगा डायरेक्शन के लिए। इस प्रकार से बेटा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना एग्जाम्पल 1.8 है। पहले क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करेंगे। तो स्मॉल पॉइंट स्पेयर्स of mass 200 grams each are suspended by two insulated threads of length 40 centimeter। ये क्या कह रहा है कि दो छोटे छोटे पॉइंट स्पेयर है और वो दो इंसुलेटर मतलब ऐसे धागे जिनसे चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता, उनसे लटके हुए हैं। दोनों का वजन बराबर है, 200 ग्राम है। और जो थ्रेड है, धागा है, जो मैंने यहाँ दिखा रखा है दैट इज थ्रेड। ये एक ऑब्जेक्ट का और इस तरह बेटा ये दूसरे ऑब्जेक्ट का, ये जो धागे हैं वो लेंथ आपको कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। और दोनों एक कॉमन पॉइंट से फिर ऊपर बंधे हुए हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, ईच फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बोथ द स्पेयर्स आर इक्वली चार्ज्ड है। यानी ये जो दोनों स्पेयर है, फर्स्ट ए पर मैंने शो किया है, दूसरा बी पर, दोनों इक्वली चार्ज हैं। यानी इसके पास भी चार्ज क्यू है और इसके पास भी चार्ज कितना है, क्यू लिखा है मैंने, स्मॉल बॉल्स, और ये चार्ज दोनों का इक्वल है, क्यू है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इन इक्विलिब्रियम, मतलब जब हम इन्हें फ्री लटका देते हैं तो दोनों पर इक्वल चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन होने के बाद जैसे यो थे, ये लटका दिए मैंने, तो यो रिपेल होते होते ये इतनी दूर चले गए और अब यहाँ पे एकदम इक्विलिब्रियम मतलब रुके हुए हैं, ना इधर आ रहे ना आगे जा रहे। तो वो जो इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उसको मैंने x से डिनोट किया है। और उस x की लेंथ आपको कितनी देर की है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द चार्ज ऑफ ईच स्पेयर, आपको इस q की वैल्यू निकालनी है दोनों पर। इसके लिए मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाया है। ये कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ से दो थ्रेड लटके हुए हैं, लेंथ दोनों की बराबर है 40-40 सेंटीमीटर। मैंने पूरा एंगल 2θ जूम कर लिया, तो बिल्कुल जब मीडियन खींची तो बीच का जो एंगल है वो इधर भी थीटा रहेगा और इधर भी थीटा। कंप्लीट डिस्टेंस इक्विलिब्रियम में 4 सेंटीमीटर थी, तो ये बीच का मीडियन पॉइंट हो गया, तो आधी डिस्टेंस इधर आधी इधर, यानी x/2 और x/2 डिस्टेंस अपने पास इधर रहेगी, x/2, और बीच वाले मिड पॉइंट को मैंने O से डिनोट कर। बेटा हमें ये पता है कि जब यहाँ पे कोई मास का स्फीयर अपन लटकाएंगे, हैंग करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो उसके मास के कारण अर्थ के सेंटर की तरफ नीचे अपने यहाँ एक वेट फोर्स लगता है, और उस वेट फोर्स को मैंने यहाँ क्या लिखा है, mg, क्योंकि दोनों का मास इक्वल है तो दोनों का अर्थ के सेंटर की तरफ वेट फोर्स लगेगा। बट बेटा जिस पॉइंट पर ये सस्पेंडेड है वो पॉइंट थ्रेड में अपनी तरफ क्या, इनके वेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए इधर क्या जनरेट करेगा, टेंशन जनरेट करेगा। तो ये टेंशन यहाँ पे दोनों थ्रेड में हो रही है, और हमें पता है कि वेट फोर्स नीचे है और थ्रेड में टेंशन ये आपकी इस तरफ आ रही है जो फोर्स है। और ये बैलेंसिंग शो करने के लिए हम जब भी ऐसी कंडीशन मिलती है इस तरीके से, तो हम जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका एंगल देख के एक्सिस के साथ हम उसके कंपोनेंट्स डिवाइड करते हैं। तो यहाँ एंगल थीटा है, तो टी का एक कंपोनेंट आपको पता है जिधर थीटा आता है उस तरफ हम टी कोस थीटा लिखते हैं, और दूसरा अपन क्या लिखते हैं, टी साइन थीटा। ऐसे इसमें टी में यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा क्यों आया पहले समझे आप। ये पॉइंट था एक यहाँ पे, और ये लाइन है, और फिर इसके पैरेलल ये लाइन है, तो जेड की शेप में जो एंगल बनते हैं वो कौन से एंगल बन जाते हैं अपने पास, अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं। तो आप देखें यहाँ से इस तरीके से ये जो पूरा एंगल है वो बराबर है, और फिर ये इनका बीच का पॉइंट है, यहाँ से ये देखें ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है यहाँ पे, ये देखो मीडियन है, और ये यहाँ देखो ये दोनों पैरेलल है, बीच में क्रॉस लाइन है, तो यहाँ एंगल थीटा है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इस थीटा के कारण टी का इधर क्या आ गया, टी कोस थीटा, और दूसरा ये कंपोनेंट क्या आ गया, टी साइन थीटा।
तो अब आप देखो दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ है, और ये इस पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ है। एफ को इसको बैलेंस करेगा टी साइन थीटा जो इधर लग रहा है, एफ को इसको बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, और वेट फोर्स mg नीचे है तो उसको ऊपर की तरफ कौन बैलेंस करेगा, टी कोस थीटा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने 11th में भी किए हैं। तो मैंने क्या लिखा, टी कोस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, इक्वेशन फर्स्ट, टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है एफ इलेक्ट्रिक फोर्स को, कूलम्ब फ्लो से इसकी वैल्यू 1/4π/ε0, Q1 Q2 की जगह Q चार्ज ये और Q चार्ज इस बॉल का, तो Q इंटू क्यू अपॉन R की जगह बीच की डिस्टेंस x, तो x का स्क्वायर। चीजें दे रखी थी आपको, कुछ मास दे रखा था 200 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, -3 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और 1 बच के उससे 0.2 kg हो गया। x 4 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो साइंटिफिक लैंग्वेज में 4 × 10⁻² मीटर, और लेंथ का मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर की जगह 40 × 10⁻² मीटर। यहाँ ये जो g यूज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मान लेते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड दिया, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, बटे ये वैल्यू आ गई 1/4πε0 को मैं के लिख रहा हूँ, के की वैल्यू इतनी होती है पढ़ी है पीछे अपन ने, तो ये के आ गया, टी से टी कैंसिल होकर साइन बटे कोस बराबर 10 आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर mg अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी mg इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप समझेंगे, देखिए बेटा एक बात समझना, x क्या थी, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस a और b, ये x बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर। ये जिससे बंधा हुआ है उसकी लेंथ यहां से यहां तक मान लो 40 सेंटीमीटर, और ये जिससे बंधा हुआ उसकी भी लेंथ यहां से यहां मान लो 40 सेंटीमीटर, ये दोनों चीजों देखा। तो बेटा देखो कितना छोटा एंगल बन रहा है भाई, ये पॉइंट है इससे ये बंधा हुआ है, ये बहुत छोटी है 40 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी हो गई। जैसे 4 सेंटीमीटर ये है तो 40 का मतलब इस पेन से इतनी डिस्टेंस हो गई और ऊपर तक। तो अब आप बताओ इन दोनों को मिलाने वाला जो ये बीच का ये पॉइंट है, ये जो मैंने मिला रखा है, ये पूरा एंगल आपने कितना माना 2 थीटा, जैसे ये मान रखा है, और उसका भी हाफ क्या है थीटा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यह एल एक्स से बहुत बड़ा है, इसका मतलब थीटा यहाँ पे बहुत छोटा एंगल है। और जब थीटा बहुत छोटा एंगल होता है तो हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा है, हम साइन थीटा को इक्वल थीटा मान लेते हैं, और हम टेन थीटा को भी इक्वल क्या मान लेते हैं थीटा। इसका मतलब ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, इसका मतलब ये दोनों लगभग आपस में क्या होंगे इक्वल। ये लिख दिया मैंने, तो टेन की जगह मैंने साइन लिख दिया फिर इक्वेशन में यहाँ। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्यू स्क्वायर के को इधर भेजूंगा, तो सर टेन की जगह क्या लिख दिया साइन थीटा, बटे में क्या आ गया के, और ये इधर मल्टीप्लाई में आया। साइन क्यों बनाया, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें थीटा है, तो देखो आप समझो इसमें थीटा के सामने ये क्या आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, और यहाँ 90 के सामने ये क्या आ गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों की वैल्यू है, तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आ रहा है x/2, हाफ डिस्टेंस ये x/2, और हाइपोटेनियस आपके पास आ रहा है l, तो x/2 अपॉन l। x की वैल्यू 4 है 4/2, और l की वैल्यू भी 40 है, दोनों सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ गया आपके पास एंगल का, 2 से 4 कट जाएगा 2, और 2 से 40 कट जाएगा तो 1/20 किसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू देन फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी सारी वैल्यू अपन इक्वेशन 4 में रखेंगे। इसके लिए बेटा मैं थोड़ा सा ऊपर से ये रफ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, हम सारी वैल्यू ऊपर रखते हैं यहाँ पे। तो देखो आपके पास क्या क्या आएगा यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 4 से आप देखना q इज इक्वल टू रूट, बेटा देखो क्या है साइन थीटा की वैल्यू 1/20, और बटे में के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, इंटू m की वैल्यू देखो ये रही 0.2, SI यूनिट सिस्टम में लेंगे, इंटू m के साथ g, SI में कितना है 10, और इंटू फिर आगे अपन देखें तो कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू देखो कितनी है 4 × 10⁻², तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 10⁻² का 10⁻⁴। अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से हमने क्या देखा कि बेटा ये 10 है तो ये पॉइंट कट जाएगी, यहाँ से 2 है 2 से ये कट जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, क्या क्या बच गया आपके पास। अब देखो आप ऊपर क्या बचा हुआ है 16 × ये 16 × 10⁻⁴ अपॉन
नीचे देखो कितना है 9 इंटू 10 ये और 9 ये, तो कितना हो गया 10 की पावर 10, और कुछ नहीं बचा हुआ ना, और ये आ गया आपका अंडर रूट में। अब आप देखो 10 की पावर 10 को ऊपर ले जाएंगे, किसका हो गया माइनस का, और माइनस का हो गया तो 16 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, और ये माइनस का ऊपर गया तो -10 और -4 कितने हो गए माइनस के 14, तो अंडर रूट में बच गए 10 की पावर -14, बाहर निकालेंगे तो आ गया 4/3 इंटू 10 की पावर -7। ये आपके पास जो चार्ज आया वो बेटा किस में आ गया, कूलम। 4/3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। हम चाहे तो -7 को -6 बना सकते हैं, -6 बना सकते हैं, तो -6 इंटू 10 की पावर -1, -1 को नीचे ले आएंगे, यानी 4/30 इंटू 10 की पावर, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 4/30 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, -6 को हटाऊंगा तो आ जाएगा 4/30 माइक्रो कूलम। यानी यहाँ पे हर जो बॉल है आपकी स्पेयर वाली, उसके ऊपर प्रत्येक के ऊपर कितना चार्ज रहेगा 4/30 माइक्रो कूलम। हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं और पॉइंटों में आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार से बेटा मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको समझा दिए। अब आपके लगभग ये 13 एग्जांपल तक आप सोल्व करें। एग्जांपल्स हैं, सोल्व है, कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं आपको बाद में सोल्व करा दूंगा। नेक्स्ट मैं आपको इलेक्ट्रिक फोर्स से टॉपिक पढ़ाऊँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे के टॉपिक मैं आपके स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।